शुरुआत हो गई है रात की और समय हो गई है मैथ के बाद की। मैं सौरभ तिवारी आप सभी विद्यार्थियों का अपने यूट्यूब चैनल बीटी नॉलेज वर्ल्ड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई अपना अध्ययन कर रहे होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व कर रहे थे और उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो 3 पार्ट है उसको कंप्लीट कर लिए। तो उसमें टोटल 5 क्वेश्चंस है, उसमें हम लोग 3 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से उसके आगे बढ़ते हैं अपने इस सीरीज में और हम लोग आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको पिछला वाला वीडियो जो पढ़ाया गया उसका हर एक क्वेश्चन क्लियर होगा। और ये एनसीईआरटी की जो ये प्रश्नावली है इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस सारे क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखते जाइएगा। तो अभी जो लोग लाइव जुड़े हुए हैं सब लोग वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सब लोग तैयार हो जाइए, कॉपी पेन ले लीजिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझने का प्रयास करिए। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4th क्वेश्चन। इसमें हमें क्या करना है, पूरे सेकंड वाले क्वेश्चन में एकाकी तथा आच्छादक फलन की जांच करनी है। तो हमारा जो 4th क्वेश्चन उसमें कह रहा है फलन एफ सच दैट n to n, यानी एक फंक्शन है जो नेचुरल से नेचुरल पर परिभाषित किया गया है और व्यक्त कैसे किया गया है fx बराबर एक्स क्यूब के रूप में हमें एकाकी आच्छादक की जाँच करनी है। तो हम लोग अपने सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं फंक्शन एफ सच दैट n to n, जहाँ एफ ऑफ एक्स बराबर कितना दिया गया है एक्स क्यूब। सबसे पहले हम लोग किसकी बात करते हैं, एकाकी की। तो हम लोग लिखेंगे एकाकी की जांच। जब हम लोग एकाकी की जांच करेंगे, जब हम लोग एकाकी की क्या करेंगे, जांच करेंगे, तो सबसे पहले मान लेंगे माना, व्यापक रूप से हम लोग कर रहे हैं माना कोई 2 स्वेच्छ अवयव x1, x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इस प्रकार हैं कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। अगर हमारे पास fx बराबर एक्स क्यूब है और हम लोग 2 एलिमेंट x1 x2 ले रहे हैं अपने डोमेन से, तो जब हम लोग इम्प्लाइज दैट fx1 की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x1 क्यूब और इक्वल टू fx2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा x2 क्यूब। अब अगर हम लोग इम्प्लाइज दैट इसको सॉल्व कर देंगे तो x1 बराबर क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि fx1 बराबर fx2 रखने पर इम्प्लाइज दैट हमें x1 बराबर x2 प्राप्त हो रहा है। हम लोग कहेंगे इसलिए दिया गया फलन f क्या है, एकाकी है। दिया गया फलन f क्या है, एकाकी है। व्यापक रूप से आप इस प्रकार कर सकते हैं, अगर कोई लड़का इसे बाई एलिमेंट करना चाहे तो वह भी कर सकता है। बाई एलिमेंट करने पर हमें क्या करना पड़ेगा, केवल x के जगह पे वैल्यूज रखनी पड़ेगी। हम देख रहे हैं हमारा डोमेन नेचुरल नंबर है तो हम लोग x बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक रख सकते हैं। अब अगर हम लोग x बराबर 1 रखेंगे तो f1 की वैल्यू आ जाएगी 1 का क्यूब 1, x बराबर 2 रखेंगे तो f2 की वैल्यू आ जाएगी 2 का क्यूब यानी 8। अगर हम लोग x बराबर 3 रखेंगे f3 की वैल्यू आ जाएगी 3 का क्यूब अर्थात कितना 27। और इसी प्रकार हम लोग जैसे जैसे एलिमेंट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसका जो क्यूब है वह हमें उस फंक्शन की वैल्यू के रूप में प्राप्त होता जाएगा। और अगर हम लोग इसके लिए अपना एरो डायग्राम बना लें, यहाँ भी नेचुरल है, यहाँ भी नेचुरल है, 1 2 3 डॉट डॉट, तो यहाँ बनेगा 1 फिर 8 फिर 27 डॉट डॉट, 1 की इमेज 1 के साथ, 2 की 8 के साथ, 3 की 27 के साथ। तो हम लोग देख रहे हैं कि डोमेन के हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज हमें को डोमेन में प्राप्त हो रही है। तो हम लोग ऐसे भी बाई एरो डायग्राम भी देख सकते हैं कि दिया गया फलन f क्या है, एकाकी है। तो आप अगर व्यापक रूप से लगाना चाहते हैं तो इस प्रकार लगा सकते हैं और बाई एलिमेंट यानी एरो डायग्राम से करना चाहते हैं तो इस प्रकार कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी कि हमारा जो दिया गया ये फंक्शन है वह एकाकी है। अब हम लोग आच्छादक की बात करते हैं। हम लोग किसकी बात करते हैं, आच्छादक की बात करते हैं। सब ध्यान से समझिए। आच्छादक के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिख देंगे आच्छादक की जाँच। आच्छादक की जांच, आच्छादक की जांच। जब हम लोग आच्छादक की जांच करेंगे तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे y बराबर fx बराबर एक्स क्यूब। इट मीन्स क्या, y बराबर एक्स क्यूब। अब यहाँ से अगर हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं तो क्यूबिक रूट क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा, क्यूबिक रूट y। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे समीकरण 1 में, अगर हम लोग समीकरण 1 में y के स्थान पर नेचुरल नंबर के सेट से
पूर्ण घन संख्याएं लिखें, पूर्ण घन संख्याएं लिखें, जैसे 1, 8, 27, 64, 125 डॉट डॉट, तो हमें इसकी जो प्री इमेज है डोमेन में वह x बराबर 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट के रूप में प्राप्त होगी। परंतु अगर हम लोग नेचुरल नंबर के सेट से ऐसी संख्याएं लिखें जो पूर्ण घन न हो, जो पूर्ण घन संख्या न हो, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7 और फिर 8 रहेगा, फिर उसके बाद 9, 10, 11, इट मीन्स आप समझ रहे हैं कि हम लोग अगर पूर्ण घन संख्या न लिखें तो हमें यहाँ पे जो यक्स का मान प्राप्त होगा, यानी डोमेन में इसकी प्रीमेज प्राप्त होगी, वह क्या क्या प्राप्त होगी, क्यूबिक रूट 2, क्यूबिक रूट 3, क्यूबिक रूट 4, क्यूबिक रूट 5, क्यूबिक रूट 6, क्यूबिक रूट 7, क्यूबिक रूट 9, क्यूबिक रूट 10 एंड सो ऑन। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग पूर्ण घन संख्या ले रहे हैं तो उसका घनमूल निकल जा रहा है, तो हमें जो x की वैल्यू प्राप्त हो रही है वह नेचुरल नंबर में दिख रही है। लेकिन जब हम लोग पूर्ण घन संख्या नहीं ले रहे हैं तो हमें जो भी x की वैल्यू प्राप्त हो रही है वह घनमूल के रूप में प्राप्त हो रही है, और जो नेचुरल नंबर से कभी बिलोंग नहीं कर सकती है। तो इस प्रकार हम लोग यह लिखेंगे कि y बिलोंग्स टू कोडोमेन में ऐसी सभी संख्याएं जो पूर्ण घन नहीं है, उनके लिए हमें डोमेन अर्थात नेचुरल नंबर में कोई भी प्री इमेज प्राप्त नहीं हो सकती है। इसीलिए हमारे वे सारे अवयव छूट जाएंगे जो पूर्ण घन होंगे, जो पूर्ण घन नहीं होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा दिया गया फलन क्या होगा, आच्छादक नहीं होगा। उम्मीद करते हैं पहले आपको कंसेप्ट ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या लिखेंगे, इसके लिए इन बातों को समझने के बाद अगर हमें लिखना हो आच्छादक की कंडीशन को प्रूव करने के लिए, तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे। अब समीकरण 1 से स्पष्ट है, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि प्रत्येक y बिलोंग्स टू कोडोमेन में वे अवयव जो पूर्ण घन संख्या नहीं है के लिए x डजन बिलोंग्स टू n प्राप्त होता है। अतः दिया गया फलन f आच्छादक नहीं है। तो ये व्यापक रूप से हो गया। अगर आप इसको एरो डायग्राम द्वारा करना चाहो तभी भी आप कर सकते हैं। अभी हम लोग इसका एरो डायग्राम देखे थे। यहाँ नेचुरल नंबर है, यहाँ नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट 1, 8, 27, 64 डॉट डॉट 1, 1 से 2, 8 से 3, 27 से 4, 64 से। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हमें 1 की प्री इमेज पता है नेचुरल नंबर से, 8 की प्री इमेज पता है, लेकिन 1 और 8 के बीच में 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ये ऐसे एलिमेंट हैं जिसके लिए कोई प्री इमेज अवेलेबल नहीं है। फिर 8 के बाद 27 की प्री इमेज हमें 3 पता है, लेकिन इसके बीच में 9 से लेकर 26 तक बहुत सारी नेचुरल नंबर हैं जिनके लिए प्री इमेज अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं किसी एलिमेंट को दिखा देंगे 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए x डजन बिलोंग्स टू n, अर्थात x के रूप में कोई हमें नेचुरल नंबर में डोमेन में अवयव नहीं प्राप्त हो रहा है या इमेज प्री इमेज नहीं प्राप्त हो रहा है, इसलिए दिया गया फलन f आंटू नहीं है या आच्छादक नहीं है। तो इस प्रकार से जिसकी हमें मैपिंग नहीं दिखाई दे रही है नेचुरल नंबर में अर्थात कोडोमेन में, डोमेन के किसी एलिमेंट से, अगर हम लोग उसको दिखा देंगे तो हम लोग यहाँ पे दिखा पाएंगे कि वो अवयव छूट गया, और अगर अवयव छूट जाएंगे तो इसका मतलब वो आंटू नहीं होगा। तो इस प्रकार यह जो हमारा 4th क्वेश्चन है, इसका यह फंक्शन जो है वह 1 तो है, लेकिन यह अपने आप में आंटू नहीं है। तो एक ही है परंतु आच्छादक नहीं है। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 2 के सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं, और सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 5th क्वेश्चन। अगर हम लोग 5th क्वेश्चन को देखें, हमारा 5th क्वेश्चन है f such that z to z और f ऑफ x बराबर दिया गया है x3। हमें इसके लिए कहे कि आच्छादक की जांच करनी है। तो जब हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे,
सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे एफ सच दैट जेड टू जेड और एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब। अब हम लोग सबसे पहले इकाई की जांच करते हैं, इकाई की जांच करते हैं। हम लोग व्यापक रूप से इसे कर देते हैं। तो हम लोग मान लेंगे माना कोई दो स्वेच्छ अवयव x1 कामा x2 बिलोंग्स टू z इस प्रकार है कि एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 इम्प्लाइज दैट क्या आ जाएगा, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब है तो एफ x1 की वैल्यू आ जाएगी x1 क्यूब और एफ x2 की वैल्यू आ जाएगी x2 क्यूब। अब इम्प्लाइज दैट यहाँ से क्या आ जाएगा x1 बराबर x1 बराबर x2। तो हम कह देंगे इसलिए दिया गया फलन f क्या है, दिया गया फलन f क्या है, इकाई है। तो हम लोग इकाई को प्रूव कर दिए इकाई है, या हम लोग चेक कर लिए कि इकाई है। अब हम लोग किसकी बात करते हैं, आच्छादक की, आच्छादक की जांच, आच्छादक की जांच। हम लोग आच्छादक की जांच करते हैं। हम लोग सबसे पहले y बराबर एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब लिख लेंगे। इट मीन्स y बराबर एक्स क्यूब। तो इम्प्लाइज दैट x बराबर क्या आ जाएगा, क्यूबिक रूट y। x बराबर क्या आ जाएगा, क्यूबिक रूट y। x बराबर क्या आ जाएगा, क्यूबिक रूट y। अब हम लोग इसको समीकरण 1 मान लेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से स्पष्ट है, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि प्रत्येक y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू, लेकिन ये भी नेचुरल नंबर कौन से, जो पूर्ण घन अवयव नहीं हैं के लिए x डजन बिलोंग्स टू z प्राप्त होता है। इसलिए दिया गया फलन f आच्छादक नहीं है। अगर हम लोग पूर्णघन के अलावा उसी तरह पिछली वाली की तरह अगर कोई नंबर लेंगे यहाँ पे तो हमें करड़ी में संख्या प्राप्त हो जाएगी, और जब क्यूबिक रूट में प्राप्त हो जाएगी तो उससे इंटीजर वैल्यू नहीं प्राप्त हो पाएगी प्री इमेज के रूप में। तो इस प्रकार वह सारे अवयव छूट जाएंगे क्योंकि उनकी प्री इमेज अवेलेबल नहीं रहेगी, उनकी मैपिंग नहीं किसी के साथ रहेगी। तो हम लोग लिख देंगे इसीलिए दिया गया फलन एफ क्या है, आच्छादक नहीं है। तो हमारा ये वाला जो फंक्शन है 5वां वाला, यह वाला भी 1 तो है लेकिन हमारा यह फंक्शन ऑनटू नहीं है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या आएगा, दिया गया फलन क्या है, इकाई है परंतु आच्छादक नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को पूरा कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से करने के बाद उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का हर पार्ट समझ में अच्छे से आ गया होगा। सब लोग कमेंट करिए सर समझ में आ गई बात, और कोई दिक्कत होगी तो उसको भी बता दीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। किसके ऊपर हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है एफ ऑफ एक्स बराबर क्लोज्ड ब्रैकेट एक्स, एफ ऑफ एक्स बराबर क्लोज्ड ब्रैकेट एक्स, जहाँ एफ सच दैट R2 R के द्वारा परिभाषित किया गया महत्तम पूर्णांक फलन के लिए सिद्ध कीजिए कि यह न तो इकाई है, यह न तो इकाई है और न ही आच्छादक, यह न तो इकाई और न ही आच्छादक। तो हमारे पास जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारा होता है GIF, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में महत्तम पूर्णांक फलन कहते हैं, उसके लिए हमें प्रूव करना है कि ये जो दिया गया फलन है वह क्या है, न तो इकाई है और न ही क्या आच्छादक है, नाइदर 1 नॉर ऑनटू। अब हम लोग इस क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं।
अब अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन को हम लोग लगा तब पाएंगे जब हमें कंसेप्ट पता रहेगा। हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में कंसेप्ट की चर्चा कर लेते हैं। वैसे GIF क्लास 11th में फंक्शन के प्रकार में दिया गया है, आप लोग उसको पढ़े होंगे। अगर हम लोग GIF की बात करें, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करें, तो वह f ऑफ x बराबर क्लोज्ड ब्रैकेट x के रूप में दिया होता है। अच्छा, इसकी विशेषता क्या होती है कि यह कौन से मान ग्रहण करता है। इसके अंदर जो वैल्यू लिखी गई है x, यह x जो है या तो पूर्णांकों के लिए डायरेक्टली पूर्णांक का मान ग्रहण करता है, यानी अगर आप इसके अंदर इनपुट को रूप में इंटीजर डालोगे तो यह आउटपुट के रूप में हमें हमेशा क्या देता है, इंटीजर देता है। नाम से यह स्पष्ट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी सबसे बड़ा जो पूर्णांकी मान रहता है वही ग्रहण करता है। लेकिन सबसे बेसिक बात क्या है, अगर हम लोग नॉर्मली इसमें कोई इंटीजर इनपुट करते हैं तो आउटपुट भी सेम इंटीजर आता है जो हम लोग इनपुट के रूप में उसमें प्रवेश कराते हैं। अब अगर हम लोग एक इंटीजर से लेके एक पूर्णांक से लेके अगले पूर्णांक के बीच में, एक पूर्णांक से लेके अगले पूर्णांक के बीच में कोई भी रियल नंबर अगर हम लोग इसके अंदर इनपुट करते हैं, एक इंटीजर से लेके अगले इंटीजर के बीच में, यानी डेसिमल में या उन दोनों इंटीजर्स के बीच में कोई भी, चाहे फ्रैक्शनल हो जिसको हम लोग डेसिमल में बदल सकते हैं, उनके बीच में कोई भी अगर हम लोग रियल वैल्यू पुट करते हैं तो वो हमेशा अपने लेफ्ट वाला जो इंटीजर मान होता है उसी को ग्रहण करता है। कहाँ तक ग्रहण करता है, अगर हम लोग एक पूर्णांक से लेके अगले पूर्णांक की बात करें और अगले पूर्णांक को शामिल ना करें तो इससे लेके अगले वाले पूर्णांक के बीच में जितने भी रियल वैल्यूज आएंगी, इस वाले पूर्णांक को लेते हुए और इस वाले पूर्णांक के ठीक पहले जितनी भी वैल्यूज रियल में आएंगी उन सब के लिए वह हमेशा जो लेफ्ट में हमारा इंटीजर रहता है उसी मान को क्या करता है, ग्रहण करता है। अब इस बात को हम लोग ऐसे समझते हैं, जैसे अगर कोई पूछे x बराबर 1 पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे सर f1 हम लोग निकालेंगे और ब्रैकेट के अंदर 1, बाहर भी क्या आएगा 1, यानी x बराबर 1 पर हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो हमें क्या वैल्यू देता है, 1 देता है। अब अगर हम लोग 1 से लेके 2 तक जाएं और इसको हम लोग एक इंटरवल के रूप में लें, जो राइट वाला रहेगा वो वाला एलिमेंट शामिल नहीं होगा, क्योंकि जब हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे फिर अपनी वैल्यू वो चेंज कर लेगा फंक्शन। हम कहाँ से कहाँ तक बात कर रहे हैं, 1 को शामिल करते हुए 1 से लेके 2 तक, लेकिन 2 उसमें शामिल नहीं है। 1 शामिल है और 1 और 2 के बीच में सारे रियल नंबर शामिल है, केवल 2 शामिल नहीं है। तो अगर 1 से 2 की बात करें, x बिलोंग कर जाएगा इस इंटरवल से, तो इसके लिए जो हमारे फंक्शन की वैल्यू आती है, f(x) की वैल्यू आती है इस इंटरवल में हमेशा क्या आती है, 1 आती है, क्योंकि 1 और 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 1 है। बाईं तरफ वाला देखते हैं क्योंकि 2 इसमें शामिल नहीं, इंक्लूड नहीं है, तो 1 से 2 वाले इंटरवल में वो हमेशा क्या देगा, 1 देगा। इसी तरह अगर हम लोग अब 2 से लेके 3 तक लें तो इस कंडीशन में जो हमारा फंक्शन रहेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर वो हमें क्या देगा, 2 देगा। अब इसी तरह अगर हम लोग 3 से लेके 4 तक की बात करेंगे तो हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो हमें क्या वैल्यू देगा, 3 देगा। कमेंट बॉक्स में सब लोग बताइए, अगर हम लोग x बिलोंग्स टू 4 से 5 की बात करें तब हमारा फंक्शन क्या वैल्यू देगा, और अगर हम लोग x बिलोंग्स टू 5 से 6 की बात करते हैं तब हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो क्या वैल्यू देता है। सब कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जिससे हमें क्लियरिटी हो जाएगी कि आप लोग ये वाला कंसेप्ट समझ पाए। तो इंटीजर पे वैल्यू इंटीजर देता है, लेकिन अगर हम लोग 2 इंटीजर के बीच की बात करते हैं, लेफ्ट वाले इंटीजर को सम्मिलित करते हुए राइट वाले को ना सम्मिलित करते हुए, तो हमेशा जो लेफ्ट तरफ इंटीजर होता है वही मान हमें ग्रहण होता है। तो इस प्रकार हम लोग इसके कंसेप्ट को जान पाए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू किस प्रकार से ग्रहण करता है, और इसको हम लोग ग्रेटेस्ट क्यों कहते हैं, इसकी भी छोटा सा जो कंसेप्ट है उसको भी आप लोग समझ जाइए। अगर ये नंबर लाइन है तो हम लोग जानते हैं इधर -∞ तक ये रहती है और इधर +∞ तक रहती है। अगर हम लोग 1 और 2 की बात करें तो इसके इधर बाईं तरफ इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं। तो अगर हम लोग 1 से 2 की बात करेंगे, 1 शामिल है तो ये क्लोज्ड इंटरवल, 2 नहीं शामिल है तो ओपन इंटरवल। तो 1 से 2 के बीच में इसके लेफ्ट में जितने भी 1 और 2 जब हम लोग ले रहे हैं, ये वाला हम लोग इंटरवल ले रहे हैं, तो ये इसके बीच में अगर हम लोग कोई रियल नंबर ले रहे हैं तो ये अपने बाएं तरफ स्थित सबसे बड़े मान को ग्रहण करता है। तो जैसे सपोज करिए अगर हम लोग 1.6 की वैल्यू निकालना चाहते हैं GIF में, तो 1.6 के लेफ्ट में जितनी भी वैल्यूज है उसमें सबसे बड़ी वैल्यू इंटीजर में कौन सी है, तो आप कहोगे सही जब हम लोग इसके पीछे आएंगे, ये अगर 1 है तो ये 0 होगा, ये -1 होगा, ये -2 होगा, ये -3 होगा, इधर वाली वैल्यू और छोटी रहेगी, जो लेफ्ट में रहेगी और छोटी रहेगी। अगर कोई पूछे सर हमें 1.6 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू बतानी है
तो बताइए उसके लेफ्ट में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सी रहेगी इंटीजर में? आप कहेंगे सर 1 रहेगी। तो इसका मतलब हमारा फंक्शन कौन सा मान ग्रहण करेगा? 1। लेकिन अगर यही हम लोग अब इंटरवल चेंज करके 2 से 3 के लिए अप्लाई कर दें, अब देखिए ये 1 से 2 के लिए था, 1 शामिल था 2 नहीं शामिल था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगर हम लोग यहीं पे अब अगर हम लोग 2 से 3 की बात कर दें, 2 से 3 की बात कर दें तो 2 हमारा शामिल है, 3 हमारा नहीं शामिल है। अब अगर इसके बीच में हम कोई नंबर अब ले लेते हैं, जैसे 2.14 ले रहे हैं। अब इसके बाईं तरफ जितने भी हैं उसमें से सबसे बड़ी वैल्यू जो रहेगी वही इंटीजर वैल्यू का ग्रहण करेगा। तो 2.14 के लेफ्ट में जितने भी इंटीजर्स आपको दिखाई दें उसमें सबसे बड़ा कौन सा है? 2 है, इसीलिए अपना मान क्या ग्रहण करता है? 2। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू कैसे ग्रहण करता है? जिस इंटरवल में ले रहे हैं, जो रियल नंबर्स हमारे पढ़ रहे हैं जिस इंटरवल के बीच में, हम उसके लेफ्ट में देखते हैं सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है। तो सबसे बड़ा इंटीजर जो होता है उसी की वैल्यू ग्रहण करता है, और जिस इंटरवल के लिए लेते हैं एक्चुअली जो इंटीजर उसके जस्ट लेफ्ट में दिखाई देता है वही सबसे बड़ा होता है, बाकी और लेफ्ट वाले सारे छोटे हो जाते हैं, इसीलिए जस्ट लेफ्ट वाला जो उसके होता है वही उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू होती है। उम्मीद करते हैं आपको GIF का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। f सच दैट R2R है और f ऑफ x बराबर हमारा क्या दिया गया है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। अब हम लोग जब इसके लिए सबसे पहले एकाएकी की जांच करते हैं, तो हम लोग अब इसको व्यापक से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग x1 x2 सेपरेट इसमें रख नहीं पाएंगे डायरेक्टली। हम लोग इसको एलिमेंट से करेंगे तो हम लोग बात ज़्यादा समझ में आएगी। अब अगर सोचिए fx बराबर क्लोज इंटरवल, ये जो क्लोज्ड ब्रैकेट x लिखा गया है, अगर इसको हम थोड़ी देर के लिए समीकरण 1 मान लें और आपसे पूछें बताइए x बराबर 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, तो आप कहेंगे सर 1 आएगी। अब हम पूछें अगर x बराबर 1.22 पे क्या आएगी, तो आप कहेंगे सर अगर हम लोग इसके अंदर 1.22 भी ऐड करते हैं तो अपने लेफ्ट के सबसे बड़े इंटीजर मान को ग्रहण करेगा, और 1.22 में अगर आप नंबर लाइन पे बाएं तरफ जाएंगे सबसे बड़ा इंटीजर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। 1.22 के लेफ्ट में आप जाइए, सबसे बड़ा इंटीजर आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, तो 1 फिर आ जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग x बराबर 1.44 ले रहे हैं तो f ऑफ 1.44 की वैल्यू क्या आएगी? 1.44 की वैल्यू क्या आएगी? आप कहेंगे सर फिर लेफ्ट में जाएंगे सबसे बड़ी वैल्यू 1 आएगी, फिर 1 आ गया। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं 1 पे भी हमारी इमेज 1 है, 1.22 पे भी इमेज 1 है, 1.44 पे भी इमेज 1 है, यानी हर कंडीशन में हमें इमेज क्या प्राप्त हो रही है? 1 प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार हम लोग कुछ और भी ले रहे हैं। अगर हम लोग x बराबर 2 पे इसकी वैल्यू निकालें फंक्शन की f2 की, तो आप कहेंगे सर 2 आएगी। अगर हम लोग x बराबर 2.36 पे फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं तो आप कहेंगे सर इसकी वैल्यू आएगी 2 फिर से। अगर हम लोग x बराबर 299 पे भी वैल्यू निकाल लें फंक्शन की, तो आप कहेंगे सर जी इस कंडीशन में भी हमारी वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। तो हम लोग यहाँ पे भी देख रहे हैं 2 पे भी 2, 2.36 पे भी 2, 2.99 पे भी 2। इसका मतलब इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे डोमेन के अवयवों की कोडोमेन में एक ही इमेज प्राप्त हो रही है। तो अगर हम लोग इसका एरो डायग्राम बनाएं, ये भी R है, ये भी R है इस फंक्शन के लिए 1, 1.22, 1.44, हम लोग और क्या लिए 2, 2.36, 2.99 और 1 प्राप्त हुआ और 2 प्राप्त हुआ। इन सब की इमेज 1 प्राप्त हुई और इन सब की इमेज क्या प्राप्त हुई? 2 प्राप्त हुई। तो इस प्रकार हम लोग क्या देख रहे हैं? इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि डोमेन के कई सारे अवयवों की कोडोमेन में एक ही इमेज है। तो यह दिया गया फलन 1, 1 ना हो कि क्या है? मेनी 1, जबकि हमसे पूछा है कि एकाएकी है कि नहीं, सिद्ध करिए एकाएकी नहीं। सिद्ध हो गया ये एकाएकी नहीं, क्योंकि बहुत सारे अवयवों की एक इमेज। तो हम लोग लिख देंगे चूंकि डोमेन के कई सारे अवयवों की इमेज हमें कोडोमेन में एक ही प्राप्त हो रही है, इसलिए दिया गया फलन f एकाएकी नहीं है। क्योंकि डोमेन के कई सारे अवयवों की इमेज हमें कोडोमेन में एक ही प्राप्त हो रही है, इसलिए दिया गया फलन f क्या है? एकाएकी नहीं है। अब एकाएकी के बाद हम लोग किसकी बात करते हैं इस सवाल में? आच्छादक की बात करते हैं। चलो और ध्यान से समझिएगा, आच्छादक के लिए हम लोग क्या देखेंगे इसमें। सब लोग ध्यान से हमारी बातें समझें।
अब हम लोग लिखेंगे आच्छादक की जांच। आच्छादक की जांच, हम लोग आच्छादक चेक करते हैं। अच्छा, आच्छादक जब हम लोग चेक करने जाएंगे तो हमें पहली बात क्या दिखाई, ज़रा सब लोग ध्यान से समझें। जो हमारा fx बराबर ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह हमेशा कौन सी वैल्यू ग्रहण करता है? पूर्णांकीय मान ग्रहण करता है। कैसा मान ग्रहण करता है? पूर्णांकीय मान ग्रहण करता है, हमेशा पूर्णांकीय मान ग्रहण करता है। पूर्णांक के अलावा कोई भी मान यह ग्रहण नहीं कर सकता। अब बताइए, अगर पूर्णांकीय मान ग्रहण करता है, पूर्णांकीय मान अगर ग्रहण करता है, अगर हम लोग इसका नॉर्मली एरो डायग्राम देखें तो यह 1 ग्रहण करेगा, फिर 2 ग्रहण करेगा, फिर 3 ग्रहण करेगा, फिर 4 ग्रहण करेगा, फिर 5 करेगा, डॉट डॉट। इसकी प्री इमेज क्या होगी अभी आपको वो दिमाग नहीं लगाना, आपको ये देखना है कि आपको ये वैल्यू प्राप्त होगी। इसमें हमेशा क्या प्राप्त हो सकती है? ग्रेटेस्ट इंटीजर माने या वैल्यू 1 ग्रहण करेगा, या 2 ग्रहण करेगा, या 3 ग्रहण करेगा, या 4 ग्रहण करेगा, या 5 करेगा। इसका मतलब 1 और 2 के बीच में जितने रियल नंबर पड़ रहे हैं उसकी वैल्यू वह कभी नहीं ऑब्टेन कर सकता है, कभी ग्रहण नहीं कर सकता है। 2 से 3 के बीच में जितने रियल नंबर पड़ रहे हैं उन संख्याओं पे वह कभी अपनी वैल्यू ग्रहण नहीं कर सकता। 3 से 4 के बीच में जितने रियल नंबर्स हैं वह वैल्यू कभी नहीं ग्रहण कर सकता। तो इसका मतलब हमें 1 की प्री इमेज पता रहेगी, 2 की प्री इमेज पता रहेगी, 3 की प्री इमेज पता रहेगी, 4 की, 5 की पता रहेगी, लेकिन इसके बीच में जितने रियल नंबर्स पड़ रहे हैं हमें उनकी जो इमेजेस हैं, प्री इमेजेस हैं, वो कभी नहीं मिलेंगी। तो इस प्रकार 1 और 2 के बीच के सारे रियल नंबर, 2 और 3 के बीच के सारे रियल नंबर, 3 और 4 के बीच के सारे रियल नंबर, 4 और 5 के बीच के रियल नंबर सारे छूट जाएंगे, जिनकी कोई प्री इमेज हमें डोमेन में नहीं मिलेगी। ये तो इसका कंसेप्ट था। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से इस बात को समझ पाए होंगे। अब बात ये है कि हम लोग इसको किस प्रकार से सॉल्यूशन में लिख सकते हैं जिससे ये आइडेंटिफाई हो पाए कि हमारा यह आच्छादक किस प्रकार से नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सब लोग ध्यान से समझें। हम लोग लिखेंगे, हम जानते हैं कि महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन, हम जानते हैं कि महत्तम पूर्णांक फलन केवल पूर्णांकीय मानों को ही ग्रहण कर सकता है, पूर्णांकीय मानों को ही ग्रहण करता है, अतः कोडोमेन में ऐसी सभी वास्तविक संख्याएं जो पूर्णांकीय रूप में नहीं है, उनके लिए डोमेन में कोई भी पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता है, पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता है। अतः दिया गया फलन f आच्छादक नहीं है, अतः दिया गया फलन f आच्छादक नहीं है। तो हम लोग इस बात को लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो दिया गया फलन हम लोगों ने प्रूव कर दिया, न तो 1 1 है और न ही ऑन2 है। इस बात को हम लोग क्या कर दिए, प्रूव कर दिए। न एकाएकी है और न ही क्या है, आच्छादक है। एकाएकी क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत सारे अवयवों की डोमेन के एक ही इमेज प्राप्त हो रहे हैं कोडोमेन में। और आच्छादक क्यों नहीं है? क्योंकि इंटीजर्स के अलावा कोडोमेन में जितने भी रियल नंबर्स हैं उनकी कोई प्री इमेज हमें डोमेन में नहीं प्राप्त हो रही, इसलिए आच्छादक भी लल्ला नहीं है। तो इस प्रकार हमारा यह फलन न एकाएकी है न आच्छादक। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है लल्ला, उसको ध्यान से समझना। इसमें भी कह रहा है सिद्ध कीजिए कि फलन f ऑफ x बराबर मॉड ऑफ x। सिद्ध कीजिए कि फलन f ऑफ x बराबर मॉड ऑफ x द्वारा परिभाषित मापांक फलन
एफ सच दैट आर टू आर न तो एकाएकी है और न ही आच्छादक, न तो एकाएकी है और न ही आच्छादक। हमें इसको भी दिखाना है, न तो एकाएकी और न ही आच्छादक। चलो ध्यान से इसका सॉल्यूशन समझें। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एफ सच दैट आर टू आर और लिखेंगे एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स। मापांक फलन के बारे में 11th में हम लोग पढ़े हैं। मॉड ऑफ एक्स में एक वैल्यू प्लस एक्स होती है, एक वैल्यू माइनस एक्स होती है। प्लस एक्स जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और माइनस एक्स जब एक्स लेस देन 0। यहाँ से हमें 2 कंडीशंस प्राप्त होती हैं। अब अगर हम लोग इसके लिए एकाएकी की जांच करें, इसके लिए एकाएकी की जांच करें तो बहुत आसान है। बाई एलिमेंट हम लोग कैसे करेंगे, अगर जो एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स दिया है इसको हम लोग समीकरण 1 मान लें और इसमें एक्स बराबर 1 रख दें तो हमें एफ वन की वैल्यू 1 आएगी। अगर हम लोग एक्स बराबर -1 रख दें तो एफ ऑफ -1 की वैल्यू मॉड में जब -1 रखेंगे बाहर निकालेंगे +1 आएगी। इसी प्रकार हम कुछ और एलिमेंट ले लेते हैं। एक्स बराबर 2 पे एफ टू का मान क्या आएगा, +2 आएगा। और एक्स बराबर -2 पे एफ ऑफ -2 मॉड में -2 बराबर +2 आएगा। तो इसी प्रकार हम कोई भी अगर वैल्यू इंटीजर में इस प्रकार ले रहे हैं नॉर्मली समझने के लिए, तो हमें देख रहे हैं -1 +1 पे +1 प्राप्त हो रही है, +2 -2 पे +2 प्राप्त हो रही है। तो अगर हम लोग इस प्रकार इसका एरो डायग्राम बनाएं, तो 1 -1 2 -2 इसी तरह 3 -3 डॉट डॉट, इन दोनों पे 1, इन दोनों पे 2, इन दोनों पे 3। अब बताइए आप लोग, ये हमें देखने से क्या लग रहा है, इन दोनों की एक इमेज, इन दोनों की एक इमेज, इन दोनों की एक इमेज, क्या 1 1 है? नहीं, 1 1 नहीं है, मेनी 1 है। तो एरो डायग्राम से भी स्पष्ट। हम लोग लिखेंगे कैसे, हम लोग इस प्रकार लिखेंगे। सब लोग ध्यान समझें। लिखेंगे चूँकि एफ ऑफ 1 बराबर एफ ऑफ -1 बराबर 1 प्राप्त हो रहा है, इसलिए दिया गया फलन 1 1 नहीं है, इसलिए दिया गया फलन 1 1 नहीं है। अब आप लोग ध्यान से अगली वाली बात को समझिए। जब हम लोग एकाएकी की जांच कर लिए तो अब हम लोग आच्छादक पे आते हैं। अच्छा, आच्छादक की जांच के लिए हम लोग क्या जानते हैं, अगर कोडोमेन के हर अवयव की प्री इमेज रहेगी, अर्थात कोडोमेन का कोई अवयव नहीं छूटेगा तब आच्छादक रहेगा, अगर छूट जाएगा तो आच्छादक नहीं रहेगा। अब हम लोग यहाँ से क्या देख रहे हैं, यह मापांक फलन है, यानी यहाँ पे एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स बराबर लिखा गया। हम लोग इसकी क्या देख रहे हैं, मैपिंग भी देख रहे हैं यहाँ पे। तो मैपिंग से हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें 1 की प्री इमेज दिखाई दे रही है, 2 की प्री इमेज दिखाई दे रही है, 3 की प्री इमेज दिखाई दे रही है। मापांक फलन में हमें इन सब में प्री इमेज दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें, कि 1 और 2 के बीच में, किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में, बताइए कभी जो एलिमेंट्स पढ़ेंगे कोडोमेन में, क्या उनके लिए हमारे पास कोई भी वैल्यू प्री इमेज के रूप में प्राप्त होगी? हम लोग पहले चेक करके नॉर्मली देखते हैं। अच्छा बताइए, यक्स का मान 0 के बराबर और यक्स का मान 0 से बड़ा हो तो हमेशा हमें वैल्यू क्या प्राप्त होती है, यक्स प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, यक्स प्राप्त होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग इसमें यक्स बराबर 1 रखेंगे, यक्स बराबर 2 रखेंगे, यक्स बराबर 3 रखेंगे, यक्स बराबर 4 रखेंगे और डॉट डॉट, तो हमें F1 क्या प्राप्त होगा, 1, F2 क्या प्राप्त होगा, 2, F3 क्या प्राप्त होगा, 3 और F4 क्या प्राप्त होगा, 4। तो हम लोग देख रहे हैं F1 की वैल्यू, F2 की वैल्यू, F3 की वैल्यू, F4 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। और यहाँ से जब हम लोग लेस देन रखेंगे, समझ लीजिए सब लोग ध्यान से, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट, तो एफ आप -1 जब रखेंगे हमें फंक्शन -x दे रहा है, तो माइनस ऑफ -1 प्लस हो जाएगा, एफ ऑफ -2 माइनस ऑफ -2 +2 हो जाएगा, एफ ऑफ -3 माइनस ऑफ -3 क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, एफ ऑफ -4 माइनस ऑफ -4 क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग पहले तो ये देख पाए कि हमारी जो इमेज है वो किस प्रकार से आ रही है। अब हम लोग अगर ध्यान से देखें, इसमें हम लोग कोई पॉइंट वाली इस वैल्यू लेते हैं, पॉइंट वाली।
अगर हम लोग यहाँ पे ले लें यक्स बराबर 1.20, तो हमारे पास यफ ऑफ 1.20 क्या आएगी? देखिए, जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा कुछ भी रहेगा तो वहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? वहाँ पे हमें यक्स प्राप्त होगा, तो यानी यहाँ पे हमारा मान आ जाएगा 1.20। अगर हम लोग यक्स बराबर ले लेंगे 1.44, तो यफ ऑफ 1.44 हमारे पास क्या आ जाएगा? 1.44। आप कहेंगे सर जितना हम लोग रख रहे हैं नॉर्मली सबके लिए तो हमें वैल्यूज प्राप्त हो रही है, सबके लिए हमें क्या प्राप्त हो रही है? वैल्यूज प्राप्त हो रही हैं। लेकिन आप दिमाग लगाइए, दिमाग से सोचिए, अगर हम लोग यहाँ पे देखें क्या कभी निगेटिव वैल्यू प्राप्त हो सकती है? आप कहेंगे सर निगेटिव वैल्यू तो कभी नहीं प्राप्त हो सकती है, और जबकि रियल नंबर में तो निगेटिव भी होता है, रियल नंबर में क्या होता है? निगेटिव भी होता है। लेकिन हमें कोई भी वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं प्राप्त हो सकती, क्योंकि हम लोग माइनस रख रहे हैं तभी भी प्लस आ रहा है, प्लस रख रहे हैं तभी भी प्लस आ रहा है, यानी दोनों कंडीशन में प्लस आ रहा है। इसका मतलब सारी जो निगेटिव वैल्यूज हैं वह क्या हो गई? छूट गई। तो हम लोग लिखेंगे, ये बात सिर्फ समझने के लिए था, यहाँ तक हम लोग बातें को समझ गए कैसे वैल्यूज आ रही हैं। अब अगर हमें केवल आच्छादक के लिए लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे प्रत्येक y बिलोंग्स टू r निगेटिव, क्योंकि रियल नंबर के सेट में r निगेटिव भी होता है, ऋण वास्तविक संख्याएं भी होती हैं। तो हम लोग लिखेंगे प्रत्येक y बिलोंग्स टू r निगेटिव के लिए, प्रत्येक y बिलोंग्स टू r निगेटिव के लिए x डजन बिलोंग्स टू r, क्योंकि कोई भी अगर वैल्यू निगेटिव रहेगी रियल नंबर में यानी कोडोमेन में तो उसकी कोई प्रीमेज नहीं बनेगी, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन मापांक फलन हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे सारी जो रियल वैल्यूज हैं निगेटिव में वो सारी छूट जाएंगी। तो हम सिर्फ क्या लिख देंगे? प्रत्येक y बिलोंग्स टू r निगेटिव के लिए x डजन बिलोंग्स टू r, अतः दिया गया फलन आच्छादक नहीं है, अतः दिया गया फलन आच्छादक नहीं है। कितना सिंपल सी बात, सिर्फ आपको समझना है, क्योंकि सब निगेटिव नंबर छूट गए इसीलिए यह क्या है? आच्छादक नहीं है। और एकैकी क्यों नहीं है? क्योंकि एक से अधिक अवयवों की एक ही इमेज प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार उम्मीद करते हैं हमें बताना था न एकैकी न आच्छादक, आप लोग समझ गए होंगे। तो लिख देंगे लास्ट में, अतः दिया गया फलन न तो 1 है और न ही ऑन2 है, ये बात लिख के क्या लिख देंगे? प्रूव्ड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत अच्छे से समझने के बाद, इसके बारे में पूरा अच्छे से चर्चा करने के बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आ गए। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान से लोग देखें, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, सिद्ध कीजिए कि f सच दैट R2R, सिद्ध कीजिए कि f सच दैट R2R fx बराबर 1 x ग्रेटर देन 0 x बराबर 0 और -1 यदि x लेस देन 0 द्वारा परिभाषित फलन न एकैकी है न आच्छादक, द्वारा परिभाषित फलन न एकैकी है न आच्छादक। सब लोग ध्यान से समझें, न एकैकी है ना आच्छादक। अच्छा, सबसे पहले हम लोग 11th में इस फंक्शन के बारे में पढ़े थे, अगर किसी को याद हो सब लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 में जो फंक्शन दिया गया है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? अगर fx बराबर ये 3 मान ग्रहण करें, पहला 1 यदि x ग्रेटर देन 0, दूसरा 0 यदि x बराबर 0 और तीसरा -1 यदि x लेस देन 0। तो आप लोग बताइए, इस प्रकार से लिखे गए फंक्शन को हम लोग 11th में इसके बारे में अध्ययन किए हैं, इसको किस नाम से जानते हैं? अगर किसी को आता है कमेंट बॉक्स में लिखे। अभी क्या आप लोग जान रहे हैं क्या इसके बारे में? आप लोग जब भी वीडियो को देखिएगा, जब इस वाले कंसेप्ट तक पहुंचिएगा, कोई भी लड़का अगर यहाँ तक पहुँचा है तो 1 मिनट के लिए कमेंट बॉक्स में लिखेगा रुक के, हाँ सर हम इसके बारे में जानते हैं। अगर नहीं जानता है तो हम बता रहे हैं उसको, सब लोग ध्यान से समझें। कभी भी अगर कोई फंक्शन fx बराबर इस तरह लिखा गया होता है तो हम लोग उसको कहते हैं चिन्ह फलन। क्या कहते हैं? चिन्ह फलन। हम लोग उसको चिन्ह फलन के नाम से जानते हैं। किस फलन के नाम से जानते हैं? चिन्ह फलन के नाम से जानते हैं। उम्मीद करते हैं सबको बात समझ में आई होगी कि यह कौन सा फंक्शन हमें दिखाई दे रहा है, चिन्ह फलन। अब हम लोग इसमें चलते हैं जांच करने। सबसे पहले हम लोग किसकी जांच करते हैं? एकैकी की जांच करते हैं, एकैकी की जांच करते हैं। सब लोग ध्यान से देखें,
यहाँ पे हमें ये दिया गया फलन क्या समझा रहा है, अगर यक्स का मान 0 से बड़ा है कुछ भी, तो हर समय उसकी वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो रही है 1। जब यक्स का मान 0 के बराबर है, यानी केवल जब हम लोग 0 रख सकते हैं, तब हमें फंक्शन का मान क्या आएगा 0। और जब जब हम लोग यक्स की वैल्यू 0 से छोटी रखते हैं, मतलब निगेटिव में कुछ भी रखते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है -1। यानी जब जब हम लोग यक्स का मान 0 से बड़ा रखते हैं रियल नंबर से, तब फंक्शन हमें क्या वैल्यू देता है 1। जब जब हम लोग यक्स का मान 0 से छोटा रखते हैं, तब तब फंक्शन हमें क्या देता है -1। और जब हम लोग यक्स की वैल्यू 0 रखते हैं, तो हमें फंक्शन क्या देता है, कौन सी वैल्यू देता है 0। यानी फंक्शन कुल मिला के 3 वैल्यू हमें प्रोड्यूस कर रहा है, ग्रेटर देन 0 पे 1, लेस देन 0 पे -1 और इक्वल टू 0 पर 0। तो हमें 3 प्रकार की वैल्यूज दे रहा है फंक्शन। अब हम लोग एक एक की जांच करते हैं। आप लोग यहाँ देख भी रहे हैं, बहुत सामान्य सी बात स्पष्ट है कि अगर हम लोग फंक्शन में यक्स बराबर 1 रखेंगे, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, तो यक्स बराबर 1 पर f1 का मान क्या आएगा 1 आएगा। यक्स बराबर 2 पर f2 का मान भी कितना आएगा 1 आएगा, क्योंकि 0 से बड़ा यक्स कुछ भी रखा जाएगा, हमेशा फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। तो यानी यक्स बराबर 1 पर भी फंक्शन 1 देगा, यक्स बराबर 2 पर भी फंक्शन 1 देगा। इसी तरह और कुछ ले लेते हैं, यक्स बराबर 3 पर भी फंक्शन हमें क्या देगा 1 देगा। इसी तरह डॉट डॉट। तो हम लोग 0 से बड़ा कुछ भी रखेंगे, हर कंडीशन में फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। अब अगर हम लोग इसके लिए अपना एरो डायग्राम बनाए रियल टू रियल का, तो हम लोग चाहे यहाँ पे 1 रखें, चाहे 2 रखें, चाहे 3 रखें, डॉट डॉट, हर कंडीशन में हमें क्या प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा। यानी 1 की भी इमेज 1, 2 की भी इमेज 1, 3 की भी इमेज 1। तो इस प्रकार देख रहे हैं हम लोग, हर कंडीशन में हमें इमेज क्या प्राप्त हो रही है 1 प्राप्त हो रही है। हम लोग चाहें तो इसका और भी डायग्राम बढ़ा सकते हैं। कैसे, अगर हम लोग इसमें यक्स बराबर -1 पुट कर दें, तब f ऑफ -1 क्या देगा -1, क्योंकि 0 से छोटा कुछ भी रहेगा हमेशा -1 प्राप्त होगा। अगर x बराबर -2 रखेंगे, तो f ऑफ -2 की वैल्यू भी क्या आएगी -1। x बराबर -3 रखेंगे, तो f ऑफ -3 की वैल्यू भी क्या आएगी -1। तो इस प्रकार हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब हम लोग 0 से छोटा कुछ भी रख रहे हैं तो हमेशा -1, और 0 से बड़ा रख रहे हैं तो +1। हम लोग चाहें तो ये इमेज और बढ़ा सकते हैं, यहाँ तक डॉट डॉट कर दें, और इसी तरह बीच में फिर -1 की भी दिखा दें, -2 की, -3 की। हर कंडीशन में क्या आएगा इस बार -1 आएगा। तो हम लोग इस प्रकार क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे अवयवों की डोमेन की एक ही इमेज प्राप्त हो रही है। तो क्या बताइए, अब 1 है भैया? नहीं 1 है, पक्का समझ गए कि नहीं? अब हम लोग इसको लिख देते हैं। बस लिखना क्या है, हम लोग लिख देंगे, चूँकि जब हम लोग इसकी मैपिंग बना रहे हैं या मैपिंग देख रहे हैं, तो डोमेन के कई सारे अवयवों की हमें एक ही कोडोमेन में इमेज प्राप्त हो रही है, इसलिए दिया गया फलन एक ही नहीं है। सो सिंपल, कमेंट बॉक्स करिए सो सिंपल। अब हम लोग इतनी बातों को जानने के बाद हम लोग अब इसके आच्छादक की बात करते हैं, आच्छादक की जांच करते हैं। अच्छा, आच्छादक की जांच देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। आच्छादक की जांच, हम लोग आच्छादक की जांच करते हैं। हम लोग यहाँ देख रहे हैं केवल फंक्शन 3 ही वैल्यू ग्रहण कर रहा है। कौन कौन सी? 1 और -1 और 0। क्या रियल नंबर में केवल 3 वैल्यूज होते हैं? आप कहेंगे नो सर, -∞ से +∞ तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें फंक्शन केवल कितने मान प्रोड्यूस करता है? 3 मान, क्योंकि चिन्ह फलन की जो रेंज होती है वो हमें -1, 0, +1 के रूप में ही प्राप्त होती है। इन तीनों अवयवों के अलावा कोई वैल्यू वो प्राप्त नहीं कर सकता। तो हम लोग क्या करेंगे, हम क्या लिखेंगे आच्छादक की जाँच जब करेंगे? लिखेंगे चूँकि चिन्ह फलन, इस तरह हम लोग समुच्चय में लिख देंगे, चूँकि चिन्ह फलन -1, 0, +1 के अतिरिक्त कोई अन्य मान ग्रहण नहीं करता है, अर्थात सभी इनके अतिरिक्त सभी अवयव, इनके अतिरिक्त सभी अवयव छूट जाते हैं। अतः दिया गया फलन आच्छादक नहीं है। अतः दिया गया फलन आच्छादक नहीं है। इन तीनों अवयवों के अलावा जितने भी कोडोमेन में एलिमेंट रहेंगे वो सारे छोड़ जाएंगे रियल से, क्योंकि अब उसके अलावा फंक्शन कोई भी वैल्यू ग्रहण ही नहीं कर सकता। इसलिए हम लोग लिख देंगे इनके अलावा कोई वैल्यू ग्रहण नहीं कर सकता या संभव नहीं है, छूट जाते हैं, इसलिए दिया गया फलन आच्छादक नहीं है। तो हम लोग यहाँ दिखा दिए, दिया गया फलन न तो 1 है और दिया गया फलन न तो
आन टू, और ये बात हम लोग आसानी से क्या कर दिए, प्रूव कर दिए। और इसे चिन्ह फलन कहा जाता है, हम लोग इसके बारे में भी अच्छे से समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे से करने के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मान लीजिए कि सेट ए बराबर, मान लीजिए कि सेट ए बराबर 1 2 3, 1 2 3, सेट बी बराबर 4 5 6 7, 4 5 6 7, तथा यब बराबर 1 4 2 5, 1 4 2 5, 1 4 2 5 3 6। ए से बी में एक फलन है, ए से बी में एक फलन है, ए से बी में एक फलन है, तो सिद्ध कीजिए, यफ एकाएकी है, तो सिद्ध कीजिए यफ एकाएकी है। बहुत आसान सा सवाल है, सब ध्यान से देखें। सेट ए दिया गया है 1 2 3, सेट बी दिया गया है 4 5 6 7, तथा फंक्शन जो है यह भी पता है हम लोगों को 1 4 2 5 3 6। अब हम लोग डायरेक्टली इसकी क्या बना देते हैं, मैपिंग बना देते हैं, क्योंकि हमें जब फंक्शन डायरेक्टली पता है तो हम लोग यहाँ पे सेट ए लिख देंगे, डोमेन यहाँ सेट बी लिख देंगे और मैपिंग बना देंगे। यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट 1 2 3 और यहाँ पे है 4 5 6 7। अब हम लोग देखते हैं कौन अवयव किससे रिलेट कर रहा है। 1 4 से कर रहा है तो 1 की मैपिंग 4 के साथ, 2 5 से कर रहा है 2 की मैपिंग 5 के साथ, 3 6 से कर रहा है 3 की मैपिंग 6 के साथ। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, डोमेन का प्रत्येक अवयव कोडोमेन के एक यूनिक अवयव के साथ क्या कर रहा है, मैपिंग कर रहा है। यानी ये हमारा जो डोमेन है, प्रांत है, उसका हर एक अवयव कोडोमेन के एक यूनिक या अद्वितीय अवयव से क्या कर रहा है, मैपिंग बना रहा है। इसलिए और कोई अवयव छूट भी नहीं रहा है डोमेन का, इसलिए यह पहली बात फंक्शन है और दूसरी बात एक की मैपिंग एक से हो रही है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, एकाएकी। तो हम लोग लिख देंगे चूंकि डोमेन ए का प्रत्येक अवयव, चूंकि डोमेन ए का प्रत्येक अवयव कोडोमेन बी के एक अद्वितीय अवयव से प्रतिचित्रण रखता है, इसलिए दिया गया फलन एफ क्या है, एकाएकी है। यह बात क्या हो गई, प्रूव हो गई। आसान सा सवाल था, उम्मीद करते सबको समझ में आया होगा। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, किसी को कोई प्रकार की समस्या नहीं आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पार्ट है। कह रहा है निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या फलन एकाएकी आच्छादक अथवा एकाएकी आच्छादक है, अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। हमें क्वेश्चन नंबर 7 में 1 1 और ऑन2 चेक करना है और बताना है कि 1 1 ऑन2 है कि नहीं है। इसका पहला पार्ट है fx बराबर 3 - 4x और एफ सच दैट क्या है, R2R। सबसे पहले हम लोग इसी को देख लेते हैं। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे लल्ला, तो एफ सच दैट क्या है, R2R, और एफ ऑफ x बराबर क्या है, 3 - 4x। सबसे पहले हम लोग इसके लिए किसकी जांच करते हैं, एकाएकी की जांच करते हैं। जब हम लोग इसके लिए एकाएकी की जांच करेंगे तो 2 अवयव ले लेंगे, मान व्यापक रूप में कोई 2 स्वेच्छ अवयव x1, x2 बिलोंग्स टू R इस प्रकार है कि एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2। हम लोग जब वैल्यू रखेंगे fx में x के जगह पे x1 रख देंगे, 3 - 4x1 हो जाएगा और इधर 3 - 4x2 हो जाएगा। अब दोनों तरफ से 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, -4x1 = -4x2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4x1 = 4x2, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इंप्लाइज आ जाएगा x1 बराबर x2। हम लोग लिख देंगे अतः दिया गया फलन f एकाएकी है।
अतः दिया गया फलन f क्या है, एकाएकी है। तो पहला हम लोग प्रूव कर दिए एकाएकी है। अब हम लोग आच्छादक की जांच करते हैं। आच्छादक की जांच, लल्ला सर लोग ध्यान से देखें। जब हम लोग आच्छादक की जांच करेंगे तो कैसे करेंगे? जब हम लोग आच्छादक की जांच करेंगे, सबसे पहले y बराबर fx बराबर 3 माइनस 4x, इट मीन्स y बराबर 3 माइनस 4x, इट मीन्स 4x इक्वल टू 3 माइनस वाई। 4x को इधर लेते आएंगे, y उधर हो जाएगा, तो ये x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 माइनस वाई होल अपॉन 4। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेंगे। अब अगर हम लोग y में, समीकरण 1 में y की वैल्यू रियल नंबर से कुछ भी लल्ला पुट करेंगे तो हमेशा x की वैल्यू कोई ना कोई रियल ही प्राप्त होगी। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि हर y जो रियल नंबर से है उसके लिए उसकी प्री इमेज x रियल नंबर में ही प्राप्त हो रही है, इसलिए दिया गया फलन आच्छादक है। लिख देंगे यही बात, चूँकि समीकरण 1 से स्पष्ट है कि प्रत्येक y बिलोंग्स टू r पर x बिलोंग्स टू r प्राप्त होता है। और ऐसे भी लिख सकते हैं, प्राप्त होता है जिससे f ऑफ x बराबर y, इसलिए दिया गया फलन आच्छादक है। इसलिए दिया गया फलन आच्छादक है। तो लल्ला इस प्रकार ये वाला जो था इसमें पूछा था 1 1 आन 2 में से क्या है, तो हम लोग कहेंगे दिया गया फलन 1 1 तथा आन 2 दोनों है, एकाएकी तथा आच्छादक दोनों है। तो पहला पार्ट उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे समझ पाए होंगे सेबंध का। अब हम लोग सेबंध के सेकंड वाले पार्ट की तरफ चलते हैं, मूव करते हैं और देखते हैं उसमें क्या दिया गया है। सेकंड वाले पार्ट में हमको फंक्शन दिया गया है f ऑफ x बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और f सच दैट r टू r, f सच दैट r टू r। सर लोग ध्यान से समझें। अगर हम लोग इसकी बात करें तो सबसे पहले फंक्शन हम लोग लिख देंगे f सच दैट r टू r और f ऑफ x बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग एकाएकी की जांच करते हैं। सबसे पहले हम लोग व्यापक रूप में क्या लिखेंगे, माना व्यापक रूप में 2 स्वेच्छ अवयव x1 कामा x2 बिलोंग्स टू r इस प्रकार हैं कि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। हम लोग वैल्यू रखते हैं। जब हम लोग fx में x1 रखेंगे तो fx1 की वैल्यू इम्प्लाइज दैट क्या प्राप्त होगी, 1 प्लस x1 स्क्वायर, और fx2 की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, 1 प्लस x2 स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर आ जाएगा। इम्प्लाइज दैट x1 बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, प्लस माइनस x2। x1 बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, प्लस माइनस x2, क्योंकि जब हम लोग वर्गमूल लेंगे तो दो प्लस और माइनस दोनों आएगा। तो लिख देंगे इसलिए दिया गया फलन एकाएकी नहीं है। इसलिए दिया गया फलन एकाएकी नहीं है। अब हम लोग ये प्रूव कर दिए कि एकाएकी नहीं है। अब हम लोग किसकी बात करते हैं, आच्छादक की। अगर केवल x1 बराबर x2 आता तो हम लोग एकाएकी कहते, लेकिन प्लस माइनस दोनों आ रहा है तो हम लोग उसको एकाएकी नहीं कह सकते। अब आच्छादक की जांच हम लोग करते हैं। सबसे पहले लिख देंगे मान y बराबर fx बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इट मीन्स y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, y माइनस 1, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट y माइनस 1। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग इस इक्वेशन को अगर ध्यान से लल्ला देखें, इसमें अगर हम लोग रियल नंबर से y की वैल्यू पुट करें तो अगर हम लोग y की वैल्यू 0 या 0 से छोटा लेते हैं तो अंदर हमें हमेशा क्या प्राप्त होगा, निगेटिव प्राप्त होगा, जिसका रियल हमें मूल नहीं प्राप्त हो पाएगा। तो जबकि हमें जो मूल प्राप्त होने चाहिए, यानी x का जो मान प्राप्त होना चाहिए, प्री इमेज प्राप्त होनी चाहिए, वह रियल प्राप्त होना चाहिए। जबकि जब हम लोग 0 रख देंगे या 0 से छोटा कुछ भी रख देंगे, हर कंडीशन में अंदर कर्डी के अंदर माइनस हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा तो हमें मूल रियल न मिल के वास्तविक मिलेंगे, यानी तब प्री इमेज हमें वास्तविक नहीं मिल पाएगी, वो सारे अवयव छूट जाएंगे। इसलिए हमारा दिया गया फलन आच्छादक नहीं होगा। तो हम लोग लिखेंगे यही बात। समीकरण 1 से स्पष्ट है, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि प्रत्येक y बिलोंग्स टू
प्रत्येक y बिलोंग्स टू कोडोमेन में वे अवयव जो जीरो या जीरो से छोटे हैं के लिए हमें ऋणात्मक मूल प्राप्त होते हैं जो r से संबंधित नहीं है, इसलिए दिया गया फलन आच्छादक नहीं है। तो लल्ला y की वे वैल्यू जो जीरो या जीरो से छोटी हैं अगर हम लोग इसमें रख देते हैं तो हमें हमेशा x क्या प्राप्त होगा, निगेटिव प्राप्त होगा, उसका जो रूट प्राप्त होगा। इसीलिए यह r से संबंधित नहीं, इसलिए दिया गया फलन क्या है, आच्छादक नहीं है। तो हमसे पूछा था जांच करने के लिए, तो हम लोग देख लिए यह दिया गया फंक्शन ना तो 1 1 है और दिया गया फंक्शन ना तो आन2 है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक की हर एक बात अच्छे से समझ में आई होगी। अगर सब बात समझ में आ रही होगी सब लोग कमेंट करिएगा यस सर सब बातें क्लियर हैं, हमें सॉल्यूशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आज की वीडियो अगर यहाँ तक आपको समझ में आई हो अच्छे से तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यहाँ से आगे की बातों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे देखेंगे और सॉल्यूशंस को समझेंगे। आज की बातों को चलो अच्छे से दोहरा लीजिएगा, पिछली वाली वीडियो और आज वाली वीडियो पर इन जहाँ से सॉल्यूशंस बताया जा रहा है आपको 1.2 दोनों वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जो आगे के क्वेश्चंस हैं उनके साथ। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, माता पिता का सम्मान करते रहिए, अपना कर्तव्य करते रहिए, सत्य का साथ देते रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।